आप में से कई ऐसे पेरेंट्स हैं जो ये सोचते हैं कि हम हमारे बच्चे के लिए बेस्ट में से बेस्ट ट्रीटमेंट दें। शायद कई नहीं, हर एक पेरेंट ये चाहते हैं कि अपने बच्चे को वो हो सके अपनी कैपेसिटी में सबसे अच्छी ट्रीटमेंट दे, जिसकी मदद से उनका बच्चा ठीक हो जाए। जी हाँ, कई पेरेंट्स मुझ तक भी पहुंचते हैं और कहते हैं कि हम आपके सेंटर में आना चाहते हैं, आपसे ट्रीटमेंट डलवाना चाहते हैं। क्योंकि हमेशा हमें ये लगता है कि जो डॉक्टर है या फिर कोई और जो स्पेशलिस्ट है वो सबसे बेहतर जानते हैं हमारे बच्चों के लिए। उन्हें सबसे ज़्यादा पता है कि क्या सही है क्या गलत है, किस चीज़ों से उनका बच्चा हमेशा ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ कि मुझसे भी ज़्यादा आप जानते हो आपके बच्चे को कैसे ठीक करना है, या फिर आप में सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है, आप ही आपके बच्चे को बेस्ट तरीके की ट्रीटमेंट और बेस्ट अपलिफ्टिंग दे सकते हो, तो आप क्या कहोगे? जी हाँ, ये पॉसिबल है और ये इसका बेसिस है न्यूरोप्लास्टिसिटी। तो क्या है ये न्यूरोप्लास्टिसिटी? अब इसके लिए ये समझना होगा कि पहले के ज़माने में, यानी बहुत पहले के टाइम पे जब सेरिब्रल पाल्सी को समझा गया या फिर हमारे ब्रेन को समझा गया, तो ये माना जाता था कि हमारा ब्रेन जो एक बार डैमेज हो गया तो ये फिर कभी ठीक नहीं हो सकता। जो एक डैमेज ब्रेन के अंदर है वो परमानेंट होता है, इसे रिकवर नहीं किया जा सकता। लेकिन अनेक वर्षों के रिसर्च के बाद एक नया कॉन्सेप्ट आया जिसका नाम है न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है हमारे ब्रेन के अंदर एक ऐसी क्षमता होती है जिसकी मदद से जो भी नर्व सेल्स है जो सब जुड़ के एक ब्रेन को बनाते हैं, ये नर्व सेल्स दोबारा जुड़ सकते हैं। और अगर ये कई बार नहीं जुड़ पाते तो ये एक नए तरीके के दूसरे सेल्स के साथ अपना कनेक्शन बना के एक कंपेंसेटरी या फिर एक कंपेंसेशन या एक नए तरीके का एक फंक्शन डेवलप करते हैं। थोड़ा सा आपको अभी सुनने में डिफिकल्ट लगेगा या कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन मैं जैसे जैसे इसके बारे में आपको बात करूंगी आपको इसके बारे में समझ में आएगा। आपने कभी ये देखा है जो लोग अंधे होते हैं वो उनकी सुनने की क्षमता बहुत स्ट्रांग होती है। ये क्यों होता है? वो इसलिए क्योंकि भले ही ब्रेन का वो हिस्सा डैमेज हो गया है जो हमें आंखों को देखने में मदद करता है, लेकिन उन्हीं नर्व्स को, उन्हीं डैमेज नर्व्स के साथ दूसरे जो अनडैमेज नर्व्स थे वो जुड़ गए और ये नर्व्स थे कानों के, और इसने एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना दिया जो था हियरिंग कनेक्शन। और उसी की वजह से अब हियरिंग यानी सुनने की कैपेसिटी काम करती है इस इंसान की देखने की कैपेसिटी के इक्वल। यानी कि जो लोग अंधे होते हैं उनकी सुनने की क्षमता कहीं ज्यादा बेहतर होती है नॉर्मल लोगों के कंपैरिजन में। ये है न्यूरोप्लास्टिसिटी कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, neuroplasticity has the ability to reorganize and restructure itself throughout the life। यानी कि हमारा ब्रेन पूरे लाइफ लॉन्ग हर एक डैमेज के साथ फिर से रिबाउंड कर सकता है, रिकवर कर सकता है और एक नए कनेक्शंस, एक नए सिस्टम्स को डेवलप कर सकता है अपने अंदर, जो हमें मदद कर सकता है हमारी डे टू डे लाइफ को जीने के लिए। लेकिन ये करने के लिए कुछ शर्तें हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारा ब्रेन जो है ये रीजनरेट हो, रीऑर्गेनाइज हो, तो उसको कांस्टेंट स्टिमुलस की जरूरत है, यानी कि कांस्टेंट एक्टिविटी। हमारे ब्रेन को कंटिन्यूअस एक्सरसाइज, कंटिन्यूअस एक्टिविटी, कंटिन्यूअस टास्क की जरूरत है, जिससे वो जो ब्रेन है, जो नर्व्स है वो ब्रेन की, उनको स्टिमुलस मिल सके और उन स्टिमुलस के मदद से जो ब्रेन है वो नए नए कनेक्शंस और नए नए पाथवे बना सके। दूसरी चीज, अगर हम इन कनेक्शंस को सही टाइम पे यूज नहीं करते हैं तो ये कनेक्शन फिर धीरे धीरे अपना पावर, हीलिंग का जो है उसको कम करने लगते हैं। और चौथी है पैटर्न। अगर हम अपने ब्रेन को सही दिशा देते हैं, सही डायरेक्शन देते हैं, किस डायरेक्शन में मूव करना है, तो वो एक बेहतर रिकवरी को अचीव कर सकते हैं, इसके सिवाय कि रैंडम कोई भी मूवमेंट हो।
तो अब इसका क्लिनिकल इम्प्लीकेशन यानी कि आपके बच्चे के साथ इन चीजों का क्या संबंध है, इसके बारे में बात करते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आप न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में और पढ़ें, आप प्लीज गूगल कीजिए, आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन और कंटेंट मिल जाएगा। बहुत सारा रिसर्च अभी भी शुरू है और न्यूरोप्लास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट ना ही सिर्फ सेरिब्रल पाल्सी ट्रीटमेंट में, बल्कि स्ट्रोक, पार्किंसंस, पैरालिसिस, कोई भी तरीके की ब्रेन इंजरी हो उसमें भी यूज किया जाता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी ऑटिस्टिक किड्स में भी यूज किया जाता है और इसी के साथ ही साथ न्यूरोप्लास्टिसिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी यूज होता है। इसका मतलब है कि ये एक प्रूवन कॉन्सेप्ट है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली न्यूरोप्लास्टिसिटी का पूरा 100% यूज आज भी रिहैबिलिटेशन, सेरेब्रल पाल्सी रिहैबिलिटेशन स्पेस में इतना ज्यादा नहीं हुआ है। इस पे अभी भी रिसर्च शुरू है, बट इसके कुछ की एरियाज है। अगर हम इन चीजों को ध्यान रखें तो हम इनकी मदद से हमारे बच्चों को बहुत बेहतर रिकवरी दे सकते हैं। लेकिन इसके कुछ की एरियाज है, अगर हम इन पे ध्यान दें तो आप आपके बच्चों को बहुत बेहतर रिकवरी दे सकते हो। अब बात आती है इसके इम्प्लीकेशंस पे। नाउ कई पेशेंट्स मुझ तक के ये पहुंच के बोलते हैं कि हम एक अच्छा फिजियोथेरेपी सेंटर, एक अच्छा रिहैब सेंटर वहां पे लेके जाना चाहते हैं अपने बच्चे को, जिसके मदद से हमारा बच्चा ठीक हो सके। कई बार पेरेंट्स इस सर्च में अनसक्सेसफुल हो जाते हैं, उनको उस लेवल की क्वालिटी या फिर जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसका रिकवरी नहीं मिल पाता, और कई बार मिल भी जाता है तो भी उनको जो लेवल का रिकवरी या फिर इम्प्रूवमेंट जो वो देखना चाहते हैं वो नहीं देख पाते। तो इसका कारण या प्रॉब्लम वो सेंटर नहीं है, उसका प्रॉब्लम है लैक ऑफ प्रॉपर कम्युनिकेशन, लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग। और ये मैं हमेशा बिलीव करती हूँ, एक्सरसाइजेस कितनी ज्यादा कर रहे हो उससे ज्यादा किस गोल के साथ कर रहे हैं, किस इंटेंशन के साथ कर रहे हैं और कितनी बार कर रहे हैं, यानी कितनी फ्रीक्वेंटली कर रहे हैं, ये ज्यादा मायने रखता है। कई बार पेरेंट्स मेरे पास आए ये बोलने के लिए कि मैम आप हमें प्लीज गाइड कीजिए या फिर आप हमारे बच्चे का ट्रीटमेंट कीजिए। मोस्टली यही होता है, फिजियोथेरेपिस्ट 1 से 2 घंटे के लिए आपके घर पे आएंगे या फिर आप आपके बच्चे को लेके फिजियोथेरेपी सेंटर में चले जाओगे। 2 घंटे के लिए थेरेपी होगा, घर वापस आ गए, आप शायद मैक्सिमम 1 घंटे के लिए कुछ और भी एक्सरसाइजेस करा दो आपके बच्चे के लिए जो आपके डॉक्टर ने आपको कही थी, और उसके बाकी टाइम पे बच्चा बिल्कुल फ्री होता है और जो रिकवरी इससे आप एक्सपेक्ट करते हो वो नहीं आ पाती, क्योंकि यहाँ पे जो न्यूरोप्लास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट लगाना जरूरी था वो नहीं लगा। तो क्या है न्यूरोप्लास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट? जो मैंने कहा 3 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, रिपीटेशन इज मस्ट। अगर हम कोई भी एक मूवमेंट को, कोई भी एक टेक्निक को जब सिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो रिपीटेशंस पे सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए। अगर आप आपके बच्चे को सिर्फ पैर उठाने की प्रैक्टिस करा रहे हो तो अगर वो जब तक के दिन में 100 बार नहीं कर लेता तब तक के वो उसका ब्रेन नहीं सीख पाएगा। इसलिए इसके बदले कि आप हजारों एक्सरसाइज बच्चे को कराए, एक मूवमेंट पे मास्टरी देने की कोशिश कीजिए, वो ज्यादा बेहतर है। साथ ही साथ राइट स्टिमुलस एट राइट टाइम। कई बार हम अपने बच्चे को डायरेक्शन सही नहीं दे पाते, यानी कि किस तरीके से एक मूवमेंट करनी है इसको हम सही तरीके से सिखा नहीं पाते हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि एज अ पेरेंट आप थेरेपी में मैक्सिमम इन्वॉल्वमेंट लें। जब भी आप आपके बच्चे को फिजियोथेरेपी सेशंस के लिए लेके जाते हैं, कोशिश कीजिए कि आप 100% अटेंटिव हो इस बात को। आप अपनी तरफ से भी रिसर्च कीजिए, अपनी तरफ से भी पढ़ाई कीजिए, समझे कि कैसे एक मूवमेंट होती है, और इस सारी लर्निंग्स को आपके फिजियोथेरेपिस्ट के साथ डिस्कस करके समझिए कि क्या तरीका है, सही तरीका है मूवमेंट का। जब आप इन चीजों को समझोगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि कैसे कैसे आप स्टेप बाय स्टेप आपके बच्चे को एक लेवल से नेक्स्ट लेवल तक के लेके जा सकते हो। मोस्टली पेरेंट्स ये गलती करते हैं, वो एक ऐसा वेग क्वेश्चन लेके चलते हैं जो कहता है कि आपके हिसाब से आपको क्या लगता है हमारा बच्चा कितने साल में चलना लगेगा। सच में दोस्तों, इसका जवाब आपको कोई भी नहीं दे सकता,
क्योंकि ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला प्रैक्टिस, सेकंड एबिलिटी ऑफ द चाइल्ड और इस एनकरेजमेंट ऑफ द चाइल्ड, तीसरा एनवायरनमेंट ऑफ द चाइल्ड, वो किस माहौल में रह रहा है। कई बार बच्चे में बहुत ज़्यादा स्पास्टिसिटी या बहुत ज़्यादा इम्पेयरमेंट होता है, फिर भी बच्चा चलने लगता है सिर्फ और सिर्फ उसके सराउंडिंग की वजह से। इसलिए इंस्टेड ऑफ आस्किंग दिस कि मेरा बच्चा किस साल में चलना शुरू करेगा या कब बैठना शुरू करेगा, ये पूछिए कि मैं क्या कर सकता हूँ जिससे मेरे बच्चे को मैं मदद कर सकूं। अगर आप ये सवाल पूछेंगे तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बेहतर रहेगा। आई नो हम सभी को रिजल्ट की हमेशा अपेक्षा होती है और ये एक नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है, बट ट्रस्ट मी, अगर आप रिजल्ट्स को साइड में छोड़ के एफर्ट पे फोकस करोगे तो वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और अब जब रिपीटेशंस की बात हो गई, टेक्निक की बात हो गई, तीसरी आती है बात कंसिस्टेंसी और एनवायरनमेंट की। कई बार हमारे घर जो हमने डिज़ाइन किए होते हैं ये हमारे बच्चों के लिए फ्रेंडली नहीं होते, यानी कि ये आपके बच्चों के अंदर जो डेवलपमेंट को इनेबल करने की जो एक क्षमता होती है उसको वो एनहांस नहीं करते, और यही एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी हो जाती है पेरेंट्स के लिए। तो इस वीडियो के ज़रिए मेरा एक ही सार है कहने का कि एज ए पेरेंट आप ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि अगर आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेके जाएंगे तभी आपका बच्चा ठीक होगा। जितना डॉक्टर इम्पॉर्टेंट है उतने आप भी इम्पॉर्टेंट हो आपके बच्चे की रिकवरी में। अगर 30% रिकवरी डॉक्टर की वजह से आ रही है तो 70% रिकवरी आपके बच्चे में आपके वजह से आ रही है। इसलिए आपका रोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप में एबिलिटी है आपके बच्चों को समझने की, आप बहुत अच्छे से जानते हो आपके बच्चे के स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को, और आप के अंदर जो एक दृढ़ निश्चय जो आपके अंदर है वो एक डॉक्टर के अंदर नहीं हो सकता, क्योंकि वो आपका बच्चा है। इसलिए मैं आप सभी को एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी इस वीडियो के जरिए कि आप हिम्मत ना हारें। ये एक लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी है, इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरीके से रहे। ये सोचिए कि अगर आप आपके बच्चे की थेरेपी के प्रोसेस में आप जो सीख रहे हो इसके प्रोसेस में कुछ ऐसा डिस्कवर कर जाओ जो सारे सीपी बच्चे को हेल्प कर जाए, सोचिए कितना बेहतर होगा वो। नजरिया हमें बदलने की जरूरत है। इसको सिर्फ एक पैसिव वे ऑफ ट्रीटमेंट जहाँ पे आप आपके बच्चे को बेस्ट डॉक्टर के पास लेके जा रहे हो 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, 3 घंटा डॉक्टर आपके बच्चे को ट्रीट करता है, वो आपको कुछ एक्सरसाइज सजेस्ट कर देता है जो आप घर पे कर रहे हो और आप वो जस्ट रैंडमली कर रहे हो। इसके अलावा अगर हम इसको एक कोलैबोरेटिव मिशन की तरह ले तो कैसा रहेगा? क्या हम, आप, मैं और आपका बच्चा, हम तीनों मिलके एक ऐसा ट्रीटमेंट प्लान बनाए जिसके मदद से हम लोग आपके बच्चे के स्ट्रेंथ्स और वीकनेस को समझकर उसके अकॉर्डिंगली एक ट्रीटमेंट प्लान बना पाए तो कैसा रहेगा? अगेन मैं ये नहीं कह रही कि मैं अपना कोई प्रोडक्ट यहाँ सेल कर रही हूँ या अपना कोई सर्विस सेल कर रही हूँ। ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज कोशिश कीजिए कि आप खुद भी पढ़े थोड़ा सा, मेरे साथ इन वीडियोस में जुड़े, क्योंकि मैं आगे आपके साथ बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स शेयर करूंगी न्यूरोप्लास्टिसिटी के अराउंड। इन प्रिंसिपल्स को आप कैसे अप्लाई कर सकते हो आपके बच्चे के लाइफ में और इसका लॉन्ग टर्म कैसे इफेक्ट होगा, इसके बारे में मैं आपके साथ बहुत सारे नॉलेज इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहूंगी। बीच बीच में शायद मैं थोड़ा ब्रेक भी ले लूं, क्योंकि मैं भी अभी बहुत ज़्यादा इसमें रिसर्च कर रही हूँ, समझने की कोशिश कर रही हूँ कि न्यूरोप्लास्टिसिटी को हम किस बेहतर तरीके से सेरेब्रल पाल्सी में अप्लाई कर सकते हैं, और हम मिलकर कुछ ऐसा सोल्यूशन बनाएंगे जिसके मदद से हम आपके बच्चे को चलना सिखा पाएंगे। अगर आपको ये मेरा आइडिया अच्छा लगा है तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ जिन्हें आपको लगता है ये वीडियो काम में आ सका हो, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ मैं आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद।